नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और अगर आप एक केंद्रीय पेंशनर्स हो तो आपको बहुत ही ज्यादा इसका फायदा भी मिलने वाला है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पेंशनर से जुड़ी बहुत सारी ऐसी अपडेट निकल कर आई है जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है। तो हर एक अपडेट में पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है। देखिए, पहला पॉइंट ये रहेगा हमारा 9,000 से सीधी 14,000 आपको पेंशन मिलने वाली है। इसमें क्या रहेगा वो बताएंगे। इसके बाद देखिए, सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा सर्विस और रिजर्व अवधि पेंशन के लिए सेवा की कैलकुलेशन क्या है वो भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा 18 मंथ, यानी कि 18 मंथ में जो डीए आपका एरियर है, 18 महीनों का जो डीए बकाया राशि आपकी अटकी पड़ी है, जनवरी 2020 से लेके जून 2021 तक का जो आपका बकाया एरियर वो आपको मिलेगा या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। चौथा पॉइंट रहेगा कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई है आज, मतलब जो कैबिनेट मीटिंग हुई है अभी 2-3 दिन पहले, उसमें क्या बताया गया है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास अभी फिलहाल मार्कर नहीं है तो मैं बोर्ड पर सारे पॉइंट टू पॉइंट लिखकर नहीं बता रहा हूं। तो सारी जानकारी विथ डिटेल विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। पहला पॉइंट रहने वाला है 9,000 से सीधी 14,000 पेंशन, मतलब हमारी पहली अपडेट है। 9,000 से सीधी 14,000 पेंशन होने वाली। कैसे? देखिए, यह खबर पेंशन की न्यूनतम राशि यानी कि मिनिमम पेंशन अमाउंट में संभावित वृद्धि की ओर इशारा करती है। ठीक है, अब देखिए फिलहाल वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। 7वें वेतन आयोग यानी कि 7वां पे कमीशन फिलहाल चल रहा है, के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की राशि 9,000 प्रति माह है। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करती है कि आपकी सैलरी कितनी थी, लेकिन हम एकदम न्यूनतम तरीके से मिनिमम सैलरी बताएंगे। मिनिमम सैलरी पर जो पेंशन मिलती है आपको 9,000 रुपए मिलती है। ठीक है, अब इसी के ऊपर पूरी जो अपडेट है वो बेस्ड है। संभावित बदलाव कितना हो सकता है? 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर जो 2026 के आसपास संभावित है। ठीक है, मतलब 2026 में ही 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव अपेक्षित है। मतलब वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, खबरों के अनुसार न्यूनतम बेसिक पे यानी कि मिनिमम बेसिक पे को 18,000 से बढ़ाकर 30,000 तक करने का विचार है। ठीक है, मतलब जो आपकी बेसिक सैलरी है वो जो कि 7th पे कमीशन में 2016 में 18,000 कर दी गई थी। ठीक है, पहले 7,000 थी 6 पे कमीशन में, फिर 7th पे कमीशन जब आया तो 18,000 उसको कर दी गई। ठीक है, अब 18,000 पहले थी तो उसको बढ़ाकर 30,000 करने का विचार है। मतलब अगर 8 पे कमीशन जब भी लागू होगा तो 30,000 तक जा सकती है आपकी सैलरी। अगर जिसकी भी सैलरी 18,000 है तो वो 30,000 तक जा सकती है। फिर वो अपनी सैलरी के हिसाब से काउंट कर सकता है कि भैया आपकी सैलरी 30,000, 40,000, 50,000 ऑलरेडी तो कितनी हो सकती है। ठीक है, तो 18,000 टू 30,000 मतलब आपकी सैलरी समथिंग 2 गुनी तो हुई नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी 30,000 काफी होते हैं आज के हिसाब से। क्योंकि पेंशन मूल रूप से आखिरी बेसिक पे का 50% होती है, इसलिए बेसिक पे में वृद्धि से न्यूनतम पेंशन में भी बड़ी वृद्धि की उम्मीद है। ठीक है, अब जो आपको पेंशन मिलती है वो लास्ट बेसिक पे पर डिपेंड करती है कि आपको लास्ट बेसिक पे क्या मिला था, तो उसके हिसाब से 50% आपकी पेंशन मिलती है, तो उसमें ज्यादा वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद 9,000 से 14,000 की वृद्धि या उससे अधिक कुछ रिपोर्ट हो, यानी कि 20,500 तक या फिर इससे भी ज्यादा 25,740 तक की न्यूनतम पेंशन की संभावना बताई जा रही है। सिर्फ रिपोर्टों के अनुसार अभी सरकार की कोई इसी पर मंजूरी नहीं है, जबकि EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को भी 1,000 से बढ़ाकर 7,050 करने का प्रस्ताव है। ठीक है, अब मतलब न्यूनतम पेंशन अगर 1,000 है तो 7,050 तक मिल सकती है आपको। तो सोच सकते हैं कि अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा पेंशन। पेंशनरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी होगी। गहराई से अगर यह वृद्धि महंगाई को ध्यान में रखते हुए की जाती है ताकि रिटायरमेंट के बाद भी पेंशनर सम्मानजनक जीवन जी सके। ठीक है, देखिए जब तक वो काम करते हैं, कर्मचारी रहते हैं सरकारी, तो एकदम टिप टॉप तरीके से जीते हैं, लेकिन पेंशन जब नहीं मिलती है तो दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो यहाँ पर सरकार चाहती है कि जो सम्मान उनको कर्मचारी के टाइम पे मिलता था वही सम्मान पेंशनर जब वो बन गए हैं तो उस पेंशनर के जीवन काल में भी उनको वो सम्मान मिले। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है हमारा सर्विस और रिजर्व अवधि पेंशन के लिए सेवा की कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे कि पेंशन के कुछ आंकड़े हैं कि अगर
10 साल सर्विस की है तो 5 साल रिजर्व मिलेगा, 9 साल सर्विस की है तो 6 साल रिजर्व मिलेगा। ठीक है, तो कुछ आंकड़े हैं इस पर निकालेंगे। आंकड़े रक्षा या फिर अर्धसैनिक बलों के पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जहां योग्यता सेवा क्वालिफिकेशन ऑफ जो सर्विस होती है कि जो कैलकुलेशन में रिजर्व अवधि को भी गिना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम समझेंगे रिजर्व क्या है, इसके बाद समझेंगे कि वेटेज क्या है। ठीक है, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। देखिए बहुत सारे कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन इसके साथ जो आम आदमी भी इस वीडियो को बहुत सारे देख रहे होंगे, तो उनको भी कुछ हद तक समझ में आ जाएगी बात। देखिए आपकी योग्यता सेवा जो क्वालिफिकेशन सर्विस जो फिलहाल आपने कितनी देनी चाहिए या फिर कितनी सर्विस करनी चाहिए आपको, पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को सेवा में न्यूनतम वर्षों की संख्या पूरी करनी होती है। ठीक है, अब सर्विस वो होती है कि वह अवधि जब आप वास्तव में ड्यूटी पर होते हैं, एक्टिव ड्यूटी में। ठीक है, अब रिजर्व कुछ सेवाओं में कर्मचारी को एक निश्चित सक्रिय सेवा के बाद रिजर्व में रखा जाता है। रक्षा सेवाओं में पेंशन के लिए गणना करते समय इस रिजर्व अवधि के हिस्से को भी योग्यता सेवा में जोड़ा जाता है, इससे वेटेज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप आर्मी में हो, ठीक है, तो बहुत सारे कर्मचारी रक्षा में है जो कि आर्मी में है। आर्मी के कर्मचारी ऐसे होते हैं, आर्मी के जो जवान होते हैं जो कि एक्टिव ड्यूटी पर भी रहते हैं, उसके बाद उनको अनएक्टिव भी कर दिया जाता है कि आप अभी घर चले जाओ, जब भी उनकी जरूरत पड़ती है तो वापस बुला लिया जाता है। तो उन कर्मचारियों के लिए है ये बात। ठीक है, ये अपडेट। और रिजर्व में, उसको रिजर्व बोलते हैं कि आपको रिजर्व में रखते हैं। ठीक है, अब जब पेंशन की बारी आती है तो जो आपकी एक्टिव सैलरी होती है, एक्टिव सैलरी, उसके साथ ही आपके रिजर्व का भी कुछ हिस्सा उसमें मिला लिया जाता है। तो यहाँ पर उस चीज को, यहाँ पर उस बात को वेटेज कहा जाता है। ठीक है, तो कुल सेवा 15% है। ठीक है, मतलब 15%। यह न्यूनतम आवश्यक सेवा की ओर इशारा करता है। रक्षा सेवाओं में कार्मिक, जिसको PBOR पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के लिए न्यूनतम पेंशन पाने की योग्यता सेवा आमतौर पर 15 साल होती है। मतलब 15 साल तक आपको सेवा देनी होती है, उसके बाद आप रिटायर ले सकते हो। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी को 5 साल का वेटेज मिलता है और वह 10 साल की सक्रिय सेवा और 5 साल के वेटेज को मिलाकर 15 साल की योग्यता सेवा पूरी कर सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर आपने 15 साल की जितने भी सेवा की आपने कर्मचारी के रूप में, जिसमें से 10 साल आपने एक्टिव यहाँ पर कर्मचारी रहे, उसके बाद आपने 5 साल वेटेज भी आपका मिला है, जो आप रिजर्व में रहे 5 साल, तो उसका वेटेज आपको 5 साल मिलाकर, मतलब 10 और 5 मिलाकर 15 साल आपने ड्यूटी पूरी कर ली है। ठीक है, यदि किसी को 5 साल का वेटेज मिलता है तो 10 साल की सक्रिय सेवा और 5 साल वेटेज मिलाकर 15 साल की योग्यता पूरी। गहराई देखिए, 10 + 5 और 9 + 6 यह आंकड़े दर्शाते हैं कि आपके वास्तविक सक्रिय सेवा और वेटेज सर्विस पीरियड को जोड़कर पेंशन के लिए आवश्यक 15 साल की योग्यता सेवा पूरी हो रही है। ठीक है, पेंशन की ये जो कैलकुलेशन है, यह वेटेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा सवाल, जितने भी कमेंट्स है, जितने सब्सक्राइबर है मेरे, सबसे ज्यादा कमेंट यही करते हैं कि 18 मंथ का जो DA एरियर है, जो 18 महीने का DA एरियर है, जो कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक अटका हुआ पड़ा है, इसके बीच का जो एरिया है वो कब मिलेगा, या फिर उसके बारे में देख लेते हैं। पॉइंट अपडेट क्या है, यह उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों से संबंधित है जिनका महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस DA या महंगाई राहत, जिनको डियरनेस रिलीफ DR जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक कोरोना महामारी के कारण सरकार ने फ्रीज कर दिया था जिसे। अब देखिए, केंद्र सरकार ने इस 18 महीने की अवधि के लिए DA DR की 3 किस्तों यानी कि इंस्टॉलमेंट का भुगतान नहीं किया था। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है, कर्मचारियों और पेंशनर्स लगातार इस बकाया राशि यानी कि एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर भुगतान की घोषणा नहीं की है, लेकिन समय समय पर इसके भुगतान की खबरें आती रहती है कि यार हाँ आपका एरियर मिलने वाला है जो 18 महीने का है। तो कुछ भी रिपोर्ट्स वगैरह आती है तो 18 महीने का एरियर के बारे में कुछ न कुछ तो जिक्र होता है, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है अभी। ठीक है, यह बकाया राशि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी एक मुश्त यानी कि लम्प सम अमाउंट होगी, क्योंकि यह उनके वेतन और पेंशन के आधार पर लाखों में हो सकती है। यह राशि मिलने से उनकी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो बहुत ही कम सैलरी पाते हैं और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत ही ज्यादा सैलरी पाते हैं। ठीक है,
जिस समय आपको ज़्यादा सैलरी मिलती थी, जिस समय ज़्यादा पेंशन मिलती थी, उसके हिसाब से आपका जो बकाया एरियर आपको मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जिनको 1 लाख 2 लाख के करीब सैलरी मिलती हो और उस समय का जो बकाया उनका रह गया है, तो उनको जो एक मुश्त 18 महीने का लमसम एक साथ जो पेमेंट दिया जाएगा वो लाखों में भी हो सकता है। तो इस चीज़ का यही मतलब है, लाखों में इसीलिए होगा क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ज़्यादा सैलरी भी पाते हैं, ठीक है, अपने अपने पोस्ट के हिसाब से। अब चौथा पॉइंट देखें, 8वां वेतन आयोग एक सरकारी निकाय होगा जिसे केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों, अलाउंसेस और पेंशन संरचना यानी कि पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा करने और उनमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए गठित किया जाएगा, मतलब किया गया है। देखिए, आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसलिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद है। यह सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं बल्कि महंगाई, जीवन यापन की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग और आर्थिक स्थितियों के साथ कर्मचारियों के पारिश्रमिक को संरेखित यानी कि एलिगन करने का एक व्यापक प्रयास है, और ताकि वे समय के साथ प्रतिस्पर्धात्मक और उचित वेतन पा सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चौथा पॉइंट निकल कर आ रहा है कि एक कैबिनेट मीटिंग हुई है। क्या हुई है मीटिंग, वो देख लेते हैं। मीटिंग में क्या हुआ, देखिए इसका मतलब यह आम तौर पर एक अटकल या उम्मीद होती है कि कैबिनेट मंत्री की बैठक में डीए बकाया भुगतान यानी कि 8वें वेतन आयोग के गठन, टीओआर की मंजूरी या फिर पेंशन वृद्धि जैसे मुद्दों पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग में इन फैसलों की घोषणा ही इन सभी खबरों का जबरदस्त खुला। देखिए, पेंशनरों के लिए यह उत्सुकता और उम्मीदों का समय है, जहां 8वें वेतन आयोग के माध्यम से पेंशन में बड़ी वृद्धि, लंबे समय से लंबित 18 महीने के डीए का बकाया का भुगतान और रक्षा अर्ध सैनिक पेंशनरों के लिए योग्यता सेवा की सरल कैलकुलेशन जैसे बड़े वित्तीय लाभ मिलने की बहुत संभावना। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी पेंशनर्स के लिए, जहां पर आपको 18 महीने का डीए बकाया भी मिल सकता है। 8 पे कमीशन जल्द ही लागू होने वाला है, और इसकी सटीक खबर यह है कि 8 पे कमीशन का गठन हो गया है। अब गठन हो गया तो 100% 2026 में 8 पे कमीशन लागू होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।